कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो धातुएं हैं वे एक तरह के छिपे हुए नियमों से चलती हैं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। उस नियम की किताब को खोलने जा रहे हैं जो तय करती है कि कौन सी धातु राजा है और कौन सी खैर समय के साथ धूल में मिल जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ है सोना, सदियों तक, हजारों सालों तक अपनी चमक बनाए रखता है, और दूसरी तरफ हमारा लोहा, जो कुछ ही सालों में जंग खाकर भुरभुरा होकर खत्म हो जाता है। ये कितना बड़ा अंतर है ना। और यही विरोधाभास हमें धातुओं की दुनिया के एक बहुत ही गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या राज है इन धातुओं के पीछे? चलिए आज मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं, उस सीक्रेट कोड को डिकोड करते हैं जो इनके हर एक्शन को कंट्रोल करता है। तो इस पूरे रहस्य की जो चाबी है ना, वो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी या रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आप ऐसे समझिए कि ये धातुओं की एक सीक्रेट रूल बुक है, वो गाइड बुक जिसे केमिस्ट पढ़कर इनके सारे राज जान जाते हैं। तो सवाल उठता है कि ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये बस एक लिस्ट है, एक रैंकिंग है धातुओं की, उनके रिएक्ट करने की पावर के हिसाब से ऊपर से नीचे। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जो धातु जितनी जल्दी, जितनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है ना, वो उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होती है। और ये रही वो लीग टेबल। देखिए, पोटेशियम सबसे ऊपर है, टीम का कैप्टन, सबसे पावरफुल। और फिर जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं, इन धातुओं की ताकत कम होती जाती है। और सबसे नीचे कौन है? सोना, प्लैटिनम, बिल्कुल शांत, स्थिर, जो किसी से कोई पंगा नहीं लेते। अब इतनी लंबी लिस्ट को याद कैसे रखें? अरे, इसका भी एक मजेदार जुगाड़ है। एक बहुत पॉपुलर इंग्लिश कहावत है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा। इसके हर शब्द का पहला अक्षर आपको एक धातु का नाम याद दिलाएगा, बिल्कुल क्रम में, पोटेशियम से प्लैटिनम तक। है ना कमाल का इनसाइडर ट्रिक? तो अब जब हमने ये लीग टेबल देख ली है, तो चलिए देखते हैं कि ये असल दुनिया में काम कैसे करती है। असल में एक धातु की रैंक ये तय करती है कि उसे उसके अयस्क, मतलब उसकी कुदरती जेल से बाहर निकालना कितना मुश्किल या आसान होने वाला है। किसी भी धातु को पाने के लिए ना मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, अयस्क की सफाई, जिसे सांद्रण कहते हैं। दूसरा, उस साफ अयस्क से कच्ची धातु निकालना, यानी निष्कर्षण। और तीसरा और आखिरी स्टेप है उस कच्ची धातु को बिल्कुल प्योर करना, मतलब शोधन। अब देखिए, जो धातुएं हमारी लीग टेबल में सबसे ऊपर हैं, जैसे एल्यूमिनियम, वो समझ लीजिए एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए जबरदस्त एनर्जी लगती है। इसके लिए एक खास प्रोसेस इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें बिजली का जोरदार झटका देकर धातु को उसके ऑक्साइड से, कह सकते हैं, आजाद कराया जाता है। अच्छा, तो बीच वाली धातुओं का क्या, जैसे कि जिंक? ये थोड़ी मीडियम सिक्योरिटी जेल में होती हैं। इन्हें बाहर निकालने के लिए बस कार्बन जैसे एक सस्ते एजेंट की जरूरत होती है। होता यह है कि कार्बन ऑक्सीजन को अपने साथ चुरा कर ले जाता है और बेचारा जिंक अकेला रह जाता है, मतलब शुद्ध धातु मिल जाती है। और वो जो लीग टेबल में सबसे नीचे थे, सोना, चांदी, प्लैटिनम, अरे वो तो आजाद पंछी हैं। वो इतने स्टेबल हैं, इतने शांत हैं कि उन्हें किसी जेल की जरूरत ही नहीं। वो तो हमें कुदरत में अक्सर अपने असली शुद्ध रूप में ही मिल जाते हैं। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब एक मजेदार सिचुएशन लेते हैं। क्या होगा जब 2 धातुएं आमने सामने आ जाएं? इसे एक मुकाबले की तरह समझिए, एक दंगल। और मजे की बात यह है कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पहले से ही बता देती है कि इस दंगल में कौन जीतने वाला है। और रूल बिल्कुल सीधा है। जो धातु ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब लीग टेबल में ऊपर है, वो अपने से कमजोर यानी नीचे वाली धातु को उसके सॉल्यूशन से धक्का मारकर बाहर कर देगी। सीधी सी बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पूरा ताकत का खेल है। इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, एक नीला सा कॉपर सल्फेट का घोल है और उसमें हमने एक जिंक की रॉड डाल दी। अब क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है। नतीजा, घोल का वो खूबसूरत नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है और कॉपर बेचारा नीचे बैठ जाता है। तो इस मुकाबले में जीत जिंक की हुई। अब आते हैं एक बहुत ही आम चीज पर, संक्षारण, या जिसे हम कहते हैं जंग लगना। पर रुकिए, ये असल में धातु का खराब होना नहीं है। ये तो उसकी अपने घर वापस जाने की कोशिश है। मतलब वो अपनी सबसे स्टेबल हालत, अपने अयस्क वाली हालत में वापस जाना चाहती है।
प्रकृति को संतुलन पसंद है और धातु बस उसी संतुलन को पाने की कोशिश कर रही है। और इसके उदाहरण तो हम रोज देखते हैं, है ना? लोहे पर वो भूरे रंग का जंग, तांबे के बर्तनों पर जमने वाली हरी परत, यहाँ तक कि चांदी के गहनों का काला पड़ जाना, ये सब असल में संक्षारण ही है। तो यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है। रिएक्टिविटी और जंग लगने के बीच एक सीधा कनेक्शन है। जो धातु जितनी ज्यादा रिएक्टिव, उतनी ही तेजी से वो जंग खाएगी। और यही वजह है कि सोना, जो सबसे कम रिएक्टिव है, उस पर कभी जंग नहीं लगता। हाँ, पर हम इंसान भी हार कहाँ मानते हैं। इस कुदरती प्रोसेस से लड़ने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। पेंट लगाना, तेल या ग्रीस लगाना। एक बहुत कॉमन तरीका है गैल्वेनीकरण, जिसमें लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। और तो और स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूत मिश्र धातु बनाना भी इसी जंग के खिलाफ हमारी लड़ाई का हिस्सा है। तो देखिए, इस रिएक्टिविटी सीरीज को समझना सिर्फ धातुओं को बचाने या निकालने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये ज्ञान हमें कुछ नया बनाने की, कुछ बेहतर बनाने की ताकत देता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सोचिए, जब एक बहुत रिएक्टिव धातु जो अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब है, एक अधातु से मिलती है जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, तो क्या होता है? एक मजबूत रिश्ता बनता है। इसे आयोनिक यौगिक कहते हैं। ये एक जबरदस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, एक तरह के केमिकल चुंबक से आपस में बंध जाते हैं। और इसी मजबूत बॉन्ड की वजह से इन आयनिक कंपाउंड्स को पिघलाना या उबालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। एक और मजेदार बात, सॉलिड फॉर्म में ये बिजली के बुरे कंडक्टर होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें पिघलाया जाए या पानी में घोला जाए, इनके आयन्स आजाद हो जाते हैं और ये बिजली के सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। और फिर आता है धातुओं को मिक्स करने का जादू, जिन्हें हम कहते हैं मिश्र धातु या एलॉय। हम ऐसा करके धातुओं के गुणों को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे लोहे में थोड़ा क्रोमियम और निकल मिला दो, बन गया स्टेनलेस स्टील जिस पर जंग नहीं लगता। तांबे में जिंक मिला दो तो पीतल बन जाता है, जो ज्यादा मजबूत होता है। और तांबे में टिन मिला दो तो कांसा बनता है। तो आखिर में बात यह है कि ये रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ केमिस्ट्री की किताब की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक पावरफुल चाबी है जिससे हम धातुओं के साम्राज्य के सारे राज खोल सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम इन नियमों पर पूरी तरह महारत हासिल कर लें, तो भविष्य में हम और कौन-कौन सी कमाल की नई चीजें बना सकते हैं।